नमस्ते दोस्तों। कश्मीर भारत का एक ऐसा अंग जिसे दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। कश्मीर जिसे हमने 1947 के अंदर कश्मीर के अंदर जब पाकिस्तान ने कबायलियों के जरिए कब्जा करने की कोशिश करी तो हमने उसको रक्षा की और भारत का वो एक हिस्सा बना। लेकिन तब से ही कश्मीर को लेकर पाकिस्तान या भारत विरोधी ताकतें वहां पर अशांति फैलाने में जुटी रहीं। 90 का एक ऐसा दशक आया जब पूरा कश्मीर जल उठा। वहां पर रहने वाले हिंदू सरेआम मार दिए गए, कुछ की जिंदा चमड़ी उधेड़ दी गई, महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए, बच्चों को मार दिया गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण रहे कि ये सब घटनाएं उस समय दब के रह गई। उस समय हमारे देश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता थी, बहुत सारी ऐसी पार्टियां थी जिनके अपने अपने हित थे। कांग्रेस अपने हितों में लगी थी, बहुत सारे दल अपने हितों में लगे थे, लेकिन वहीं जुल्म का शिकार हो रहे थे हिंदू कश्मीरी। वे पलायन करने पर मजबूर थे। हाँ, उससे पहले दिल्ली में एक दंगा हुआ, 84 का दंगा, जिसको लेकर बहुत शोर मचा। पंजाब के हालात खराब थे। उस समय पंजाब को लेकर बहुत सारी चीज़ें हुई। ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर बहुत सारी बातें हुई, लेकिन कश्मीर पर बात नहीं हुई। कश्मीरी हिंदू अपना घर बार छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उनके अपनों को मौत के घाट उतारा जा रहा था। इस सच्चाई को आज एक फिल्म के जरिए पेश किया गया और वहां पर हुए उस घिनौने मौत के तांडव को उस फिल्म में कुछ कुछ दिखाया गया। लोगों को पता चला कि आखिर हुआ क्या था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कश्मीर फाइल की। आज इस फिल्म पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता श्री नरेंद्र आहूजा जी और श्री मनीष भाटिया जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज का ये विषय बहुत ही गंभीर है क्योंकि ये उन लाखों कश्मीरियों की उस दर्द को आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर उस समय हुआ क्या। और इस मूवी को लेकर आज बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। एक ऐसा वर्ग है जो कह रहा है कि इस्लामोफोबिया, जो कि एक टर्म बन गई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम का डर और हिंदुत्व के बीच खाई पैदा करने के लिए ये फिल्म लाई गई है। लेकिन कोई भी ये कह नहीं रहा कि वास्तविक रूप में इस फिल्म में कुछ गलत दिखाया गया है। जो इस फिल्म में दिखाया गया है वो वास्तविकता है। तो सबसे पहले मैं मनीष जी आपसे जानना चाहूँगा, ये जो फिल्म आई, इसकी अभी इस समय कोई इलेक्शन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम ये आरोप लगाएं कि ये वोटों का ध्रुवीकरण की बात हो या कुछ इस तरह की बात हो, लेकिन फिर भी एक वर्ग इस फिल्म को लेकर आज जहां एक वर्ग दुखी है उन कश्मीरी पंडितों की ऊपर हुए अत्याचारों को देखकर, वहीं दूसरा वर्ग बिल्कुल ही बेशर्म तरीके से ये कह रहा है कि ये इस्लाम के डर बढ़ाने या इस्लाम के खिलाफ या कश्मीरी लोगों के खिलाफ ये फिल्म बनाई गई है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अमित जी, मैं सबसे पहले तो इस फिल्म के निर्माताओं को और इस फिल्म में काम करने वाले कलाकारों को और जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे इस फिल्म का प्रचार कर रहे हैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने निडरता से इस गंभीर मुद्दे को आम आदमी के सामने लाने का प्रयास किया और इस फिल्म के माध्यम से लोगों को पता लग पाया कि दर्द क्या होता है अपने घर को छोड़ने का, अपनों को खोने का, अपनी बहू बेटियों की इज्जत के ऊपर जो खिलवाड़ होता है उसका दर्द क्या होता है। उसका कुछ मुझे लगता है उनको इस चीज फिल्म देखने के बाद महसूस हो पाया। जहां तक आपका प्रश्न है कि ये इलेक्शन नहीं हो रहे, कोई राजनीतिक इस समय परिदृश्य नहीं है, फिर ये मूवी क्यों आई?
मुझे लगता है कि इसके अंदर जो सबसे बड़ा कारण है कि इस तरह के विषयों के ऊपर फिल्में नहीं बन पाती, क्योंकि जो हमारा बॉलीवुड है वो उसके अंदर एक बहुत बड़ी लॉबी है जिसको फंडिंग सारी विदेशों से, मुस्लिम कंट्रीज से या कहीं ना कहीं गल्फ कंट्रीज से जो इलीगल पैसा अलग अलग तरीके से कमाया जाता है वो फिल्म इंडस्ट्री में इन्वेस्ट होता है। तो उन लोगों को कभी इस तरीके का उन्होंने परमिशन ही नहीं दिया कि इस तरह के गंभीर मुद्दों पे फिल्म उठाएं, बना पाए, क्योंकि वो एक बिजनेस मॉडल है, पैसे से पैसा बनाने का मॉडल है। परंतु इस बार जिन लोगों ने भी इस फिल्म को बनाया है, जिन लोगों ने भी इसको समर्थन दिया है, मुझे लगता है कि ये एक वानगी है। जिस प्रकार से फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट हो रही है, जिस तरीके से लगातार लोग इसको देखने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर कोई निडरता भविष्य में भी इस तरह के विषयों को उठाने की करेगा तो पब्लिक उसको पूरा स्वागत करेगी। और पब्लिक सच्चाई जानना चाहती है, सच्चाई दिखाने की हिम्मत होनी चाहिए। जिन लोगों ने हिम्मत दिखाई है हमें उनका साथ देना चाहिए। और इसका कोई भी राजनीतिक मायने नहीं है, बल्कि हमें इसको एक मानवता के नाते मानवीय पहलू को देखना चाहिए कि जिन लोगों के साथ आज से 20 साल 22 साल पहले 33 साल पहले जिस तरीके से अत्याचार किया गया था, आज उसका हम देख के कम से कम उनसे सहानुभूति रखें और इस चीज का प्रयास करें कि दोबारा देश में ऐसी स्थिति ना आए कि हमारे हिंदू भाई बहनों को कहीं से पलायन करना पड़े। तो मुझे लगता है कि इस फिल्म के निर्माताओं को, इसमें काम करने वालों को और इस फिल्म को समर्थन देने वालों को सबको बधाई देनी चाहिए। जी, नरेंद्र आहूजा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जी अब इस फ़िल्म को लेकर जो मैंने बात की कि 2 वर्ग आ गए हैं। एक वर्ग सीधे-सीधे तरीके से हिंदू वर्ग है जो कह रहा है कि ये फ़िल्म को देखो और ये फ़िल्म ये बताती है कि अगर हम आज नहीं जागे तो हमें अपने भविष्य में ऐसा हो सकता है। वहीं दूसरा वर्ग ऐसा है जो कहीं न कहीं कुछ अनर्गल बातें करके इस फ़िल्म के जो जिसे कह लीजिए इसका जो मेन मोटिव है उससे ध्यान बटाना चाहता है। अभी हाल ही में एमपी के एक आईएएस का कहना है कि इस फ़िल्म से जो भी कमाई हुई है वो कश्मीरियों के लोगों के लिए दान कर दी जाए, कश्मीरी जो विस्थापित हिंदू हैं उनके लिए दान कर दी जाए। या कुछ लोगों का कहना है कि ये जो है एक इस्लामोफोबिया बढ़ाने का, इस्लाम के खिलाफ जो है डर पैदा करने का एक ज़रिया बना दिया गया है इस फ़िल्म को। या कुछ लोगों का कहना है कि ये एक राजनीतिक चाल है। तो आपको क्या लगता है इस फ़िल्म को देखने के बाद, इसको पूरी की पूरी फ़िल्म को, क्या ये सब चीज़ें कहीं मायने रखती हैं? देखिए अमित जी, बड़ा स्पष्ट रूप से मैं एक बात बतलाऊं, इतिहास कहते कैसे हैं? इतिहास उस समय की घटनाओं को सत्य सत्य सभी के समक्ष रख देने को ही इतिहास कहते हैं। यदि हम इतिहास में किन्हीं घटनाओं को किसी कारण विशेष से या अपने किसी राजनीतिक मोटिव से छिपा लेते हैं तो वह अर्ध सत्य या असत्य हो जाता है। निश्चित रूप से उस समय के काल को सत्य सत्य दिखाने की सामर्थ्य दिखाना, शक्ति दिखाना, ये फिल्म के निर्माताओं, कलाकारों और फिल्म से जुड़ी पूरी टीम एक बधाई की पात्र है। और जहां तक बात है ये कहना कि ये इस्लामोफोबिया है या ये नफरत पैदा करती है, तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि सत्य कभी भी नफरत पैदा नहीं करता, अपितु सत्य को दिखाना अत्यंत आवश्यक होता है। और उसका कारण है कि काठ की हांडी बार बार आंच पर ना चढ़े। इतिहास को जानना हमारे लिए वर्तमान में इसलिए आवश्यक और अनिवार्य हो जाता है कि इतिहास में जो भूलें हमने की उन्हें लगातार हम दोहराते ना चले जाएं और अंततः एक ऐसी अधोगति को प्राप्त हो, इतिहास की उन गहरी खाइयों में समा जाएं जहां हमारा शेष अवशेष ना बचे। इसलिए ये फिल्म एक बधाई का पात्र है कि इस फिल्म के माध्यम से उस समय के कश्मीरी हिंदुओं के दुख को, कष्ट को, दर्द को, क्लेश को और उस पलायन को और उनके ऊपर हुए अत्याचार को बिल्कुल सही सही चित्रण किया गया है। कुछ पंक्तियों से मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं कि यह फिल्म एक प्रतिभा संपन्न फिल्म है। जो इस फिल्म की पटकथा लेखक, जो कि कुछ फाइल्स के, जो कि पुलिस फाइल्स के, जो सही में सत्य घटनाएं हैं, उनके द्वारा इस पटकथा को लिखा गया। ये पटकथा कोई काल्पनिक पटकथा नहीं है, अपितु उस समय के अखबारों को यदि आप
सर्च करेंगे गूगल पर तो ये सभी कहानियां आपको अक्षरशः सत्य सत्य दिखाई देंगी। और मैं कहूंगा कि ये तो इस निर्माता या लेखक विवेक अग्निहोत्री एवं अनुपम खेर और पूरी टीम की सत्य निष्ठा के नशे से पैदा हुए जोश के साथ एक बनाई गई फिल्म है। निश्चय से ये एक उत्कृष्ट फिल्म है। इससे हमें कश्मीर के बारे में जितनी सत्य जानकारियां मिलती हैं वो जो वामपंथी वर्ग ने एक झूठ और भ्रम फैलाया उस भ्रम जाल को तोड़ती हैं। एक उदाहरण देता हूं, हम सत्यार्थ प्रकाश के बारे में कहते हैं, सत्य के अर्थ के प्रकाश के आभास मात्र से तमस का अंधकार, रात्रि का कितना भी गहन अंधकार क्यों ना हो, टूट कर खंड खंड विखंडित हो जाता है। यदि हम कश्मीर फाइल्स देखेंगे तो निश्चित रूप से कश्मीर के बारे में जो हमारे मनों के अंदर, हिंदुओं के मनों के अंदर और भारत में रह रहे आज के वर्तमान के सभी नागरिकों के मन के अंदर जो भ्रम और भ्रांतियां फैलाई गई हैं, जो अंधकार बतलाया गया है, जो मुस्लिमों का महिमा मंडन वामपंथी इतिहासकारों ने करने का प्रयास किया है, जो सत्य को छिपाने का प्रयास किया है, उस सत्य को ये फिल्म उद्घाटित करती है। एक वाक्य कहूं यदि विवेक अग्निहोत्री के बारे में तो मैं कह देता हूं कि एक दुखी, संवेदनशील लेकिन अत्यंत ऊर्जावान मस्तिष्क की ये पैदावार है और ये कश्मीर पर एक प्रमाणिक संदर्भ फिल्म जैसा है, ग्रंथ जैसा जी बिल्कुल है। आपने ये जो आपने बात कही इस फिल्म के बारे में, ये वास्तविकता है, इतिहास है हमारा, एक इस देश का एक काला इतिहास जिसे कह लीजिए, जहाँ पर हिंदुओं को अपने हंसी खेलती जीवन को एक तरह से छोड़ के आना पड़ा। एक प्रॉस्परस लाइफ जी रहे थे कश्मीर के अंदर, वहाँ से वो उजड़ गए। आज भिखारियों की सी जिंदगी जी रहे हैं, कोई कैंपों में जी रहा है तो कई मर गए। जो बात आज लोग कह रहे हैं कि ये इतिहास क्यों दिखाया जा रहा है, तो बहुत सारी फिल्में हमारे इतिहास के बारे में आईं और जब भी ऐसी फिल्में आईं तो एक वर्ग, जिसे कि अभी नरेंद्र आहूजा जी ने कहा कि वामपंथी वर्ग है, वो उसको पसंद नहीं करता। जैसे तानाजी मूवी आई, गांधी मूवी आई, जब गांधी मूवी आई उस समय भी कहा गया कि ये चीज़ें गलत हैं। तानाजी मूवी अभी हाल ही में आई, उसके बाद पद्मावत मूवी आई जिसके अंदर दिखाया गया किस प्रकार से महिलाओं को जौहर करना पड़ा। उसके बाद पानीपत मूवी आई। ये सब जो मूवीज़ आती हैं हमारा इतिहास बताती हैं, तो कश्मीर जैसी घटना पर इतिहास क्यों नहीं दिखाया जाना चाहिए? ये एक काफ़ी बड़ा सवाल है। आज इस पे सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? क्यों कहा जा रहा है कि इस फिल्म की जो कमाई है वो कश्मीरी विस्थापितों को दे दी जाए, या ये एक पार्टी विशेष द्वारा जो है अपना प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है? इस तरह की बातें क्यों? ये इतिहास है, इतिहास की तरह देखिए, क्योंकि जिस प्रकार अभी कहा गया कि हमें अपने इतिहास से सीखना है कि क्या हमने गलतियाँ की। मनीष जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने अभी बात करी कि ये ऐतिहासिक मूवी है, नरेंद्र आहूजा जी ने भी बात की कि इतिहास है और हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। अब आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो मूवीज़ आने के बाद देश के जो युवा वर्ग है, जो आज का वर्ग है, जो हम सब बौद्धिक वर्ग है, वो क्या सोचता है कि क्या किया जाना चाहिए कि कश्मीर में एक तो शांति हो, कश्मीर भारत का अंग रहे, और जिन्होंने इस कश्मीर में अपना बलिदान दिया, जिन हिंदुओं ने अपना बलिदान दिया कश्मीर में पाकिस्तान की इन साजिशों के चलते, उनके लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि इस प्रश्न को थोड़ा सा हमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। इसके एक थोड़े से राजनीतिक परिदृश्य में मैं इस फिल्म के रिगार्डिंग आपसे पॉइंट रखना चाहूंगा। बेसिकली इस देश के अंदर जितना भी हमारा हिंदू समाज था वो राजनीतिक रूप से बटा हुआ था, जातियों के रूप में, संप्रदायों के रूप में, पंथों के रूप में, डेरों के रूप में। जब वो वोटिंग करता था वो इस तरीके से वोटिंग का पैटर्न निकल के आता था। परंतु पिछले 10, 12, 15 साल के अंदर राजनीतिक परिदृश्य के अंदर काफी बदलाव हुआ है। हिंदू समाज एकजुट होकर राष्ट्रवादी पार्टियों को जिता रहा है। जो लोग राष्ट्र की बात करते हैं, जो देशभक्ति की बात करते हैं, जो हिंदू समाज के उद्धार की बात करते हैं, उनको जिता रहा है। इससे पूर्व जितनी भी हमारे देश के अंदर 40-50 साल की राजनीति हुई है वो केवल और केवल मुस्लिम के तुष्टीकरण को दिमाग में रख के करी गई है। मुस्लिम के तुष्टीकरण को रखने की वजह से कभी भी कश्मीर के हिंदुओं की तकलीफ को किसी भी राजनीतिक दल ने प्रमुखता से नहीं उठाया।
कभी उनकी था नहीं ली, जाके उनके तकलीफों को जानने का कभी भी प्रयास नहीं किया, क्योंकि सबको मुस्लिमों के वोट चाहिए थे। मुस्लिम लोग एकमुश्त होकर जिस पार्टी को वोट देते थे उसी पार्टी की राज्यों में और केंद्र में सरकार बनती थी। परंतु हमारे देश के अंदर अब जो राजनीतिक परिदृश्य बदला है, लोगों ने जाति के वजह से नहीं वोट डाले, लोगों ने इस बार संप्रदाय की वजह से वोट नहीं डाले, लोगों ने राष्ट्र के ऊपर वोट डाला, लोगों ने देशभक्ति के ऊपर वोट डाला, लोगों ने तो हिंदुओं का इसमें उत्थान कर सकती हैं पार्टियां, जिन लोगों ने हिंदुओं के स्मारकों को एक तरीके से मैं कह रहा हूँ ध्वस्त करके, और उनकी जो भगवान राम कृष्ण की जो है ना एक मतलब उनको बोला काल्पनिक चरित्र बताया, उन लोगों को इस तरीके से राजनीति के परिदृश्य से बाहर कर दिया है। आज वामपंथियों की इस देश के अंदर कोई औकात नहीं है, हर जगह से उनका सुपड़ा साफ हो चुका है। कांग्रेस का भाषण देख चुके हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदू समाज एकजुट होगा, हिंदू समाज एकजुट होकर अपने भाइयों की तकलीफ को समझेगा, तो इस देश के अंदर ऐसी पिक्चरें, इस प्रकार की डॉक्यूमेंट्रीज, इस प्रकार की पाठ्य पुस्तकें, इस प्रकार का इतिहास, जो सच्चा इतिहास है, जो हमारे बच्चों से छुपाया जा रहा है, जो उनको नहीं बताया जा रहा, वो सामने आएगा, और वो इस देश की जो स्थिति है, वास्तविक स्थितियां नहीं है इतिहास में, उसको जान पाएंगे, और उसको जानने के बाद वो भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति ना हो, उससे वो कुछ सीखेंगे, और देश को आगे बढ़ाने में हम सब लोग समझते हैं कि इस तरह की जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं वो हमारे को कहीं ना किसी रूप में हम बेनिफिट ही देने वाली हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि राजनीतिक अस्थिरता जो हमारे देश के अंदर पहले थी वो आज नहीं है। एक सशक्त सरकार है जिसने धारा 370 जैसी एक जो कानून था उसको वहाँ से ख़त्म किया कश्मीर से, और उसमें शक्ति थी एक तरह से, क्योंकि लोगों ने उसको मैंडेट दिया, अपना वोट का मैंडेट दिया। इतना बड़ा मैंडेट लेने के बाद जो आज केंद्र की सरकार है उसने कश्मीर में आज कोशिश की कि शांति हो। आज वहाँ पर आए दिन बम विस्फोट नहीं होते, आज वहाँ पत्थरबाजी नहीं हो रही है, आज वहाँ युवा पढ़ रहा है, आज वहाँ का युवा बंदूक नहीं उठा रहा है। हाँ, हालांकि एनकाउंटर की खबरें जरूर आती हैं, छुटपुट खबरें जरूर आती हैं कि किसी जगह पर कुछ एनकाउंटर हुए, और वहाँ पर जो एनकाउंटर होते हैं वो निकलते हैं वो लोग जो पाकिस्तान से आते हैं, या इक्का दुक्का कुछ लोग जो हो सकता है सरकारी तंत्र से या सिस्टम से नाराज़ होकर हथियार थाम लेते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को वो सॉफ्ट टारगेट की तरह इस्तेमाल करते हैं कि अगर आप सरकार से नाराज़ हैं, सरकार की नीति से नाराज़ हैं, किसी बात से नाराज़ हैं, तो आपको वो सॉफ्ट टारगेट बनाकर अपने में मिलाने का प्रयास करते हैं। पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसीज़ हैं या फिर जो इस तरह के आतंकवादी संगठन हैं, वो सब उनको एक तरह से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज कश्मीर की स्थिति बदली हुई है। कश्मीर के अंदर आज निवेश आ रहा है, दुबई से निवेश आ रहा है, बहुत सारे अन्य देशों से निवेश आ रहा है, वहाँ पर लोग अपने व्यापार शुरू कर रहे हैं। धारा 370 खत्म हो गई, लेकिन फिर भी सवाल वही है कि जिन्होंने इस कश्मीर का दंश झेला, जिन्होंने अपने माताओं बहनों की इज्जत को लुटते देखा, अपनों को कटते देखा, मरते देखा, उनको ये देश क्या जवाब देगा? क्या उस समय की सरकारें, जो लोग थे, भले ही सवाल उठते हैं उस समय के गवर्नर पे, भले ही उस समय जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया उन नेताओं पर, फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं पर सवाल उठते हैं, लेकिन मरा कश्मीरी हिंदू। तो ये जो चीज़ है कि हम उन कश्मीरी हिंदूज़ के साथ संवेदना रखते हैं, उनके साथ हम सब कुछ हम शेयर करते हैं कि हाँ उनके साथ गलत हुआ, लेकिन अब भारत की भी एक जिम्मेदारी बनती है उनको कुछ रिटर्न, यानी उनके लिए कुछ करने की। नरेंद्र आहूजा जी, आपसे जानना चाहूँगा, क्या किया जाना चाहिए भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हों, और जो कश्मीरी हिंदूज़ आज वहाँ से विस्थापित हो चुके हैं उनके लिए क्या किया जा सकता है? हम लोगों को, आम भारतीय नागरिक को क्या किया जाना चाहिए? केवल मूवी देखने से कुछ नहीं होता। अमित जी, किसी भी बीमारी के इलाज के लिए सबसे पहले जरूरी होता है उस बीमारी के मूल कारणों को जानना, और मूल कारणों का निदान करना ही उस बीमारी के इलाज में सहायक हो सकता है। कश्मीर की समस्या क्यों पैदा हुई, कश्मीरी हिंदुओं को पलायन क्यों करना पड़ा, इसके मूल में जब हम जाते हैं, इतिहास में जाते हैं, तो क्यों नहीं पटेल के उस अनुरोध को उस समय स्वीकार किया गया कि भारतीय सेनाएं अपने देश के उस भूभाग को, जिसे महाराजा हरि सिंह ने संधि पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए सौंप दिया था और कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग बना दिया था,
तो क्यों नहीं उस समय सेनाओं को अपना काम करते हुए कबाइलियों के भेष में घुसी पाकिस्तानी सेना को मार भगाने के लिए अनुमति दी गई? क्यों उस समय के नीति नियंता इस मुद्दे को यूएन में ले गए और शांति दूत बनने की एक अतृप्त चाह ने उनकी हमारे लिए ये एक सिरदर्द सदा के लिए बना दिया? क्यों जनमत संग्रह की बात को स्वीकार किया गया? 3 बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो कश्मीर समस्या को समझ जाएंगे। और विशेष रूप से अंतिम जो स्वीकार किया गया कि हम यहां जनमत संग्रह करवाएंगे, इसी जनमत संग्रह के मुद्दे के ऊपर सफलता पाने के लिए पाकिस्तान ने छिपे हुए एजेंटों के माध्यम से वहां से जबरदस्ती हिंदुओं का पलायन करवाया ताकि किसी भी प्रकार से फिर जनमत संग्रह करवाया जाए और इस भूभाग को, जो कि हमारे राष्ट्र का एक अभिन्न अंग है और हमारे राष्ट्र की संप्रभुता उसी से सुरक्षित है, जब तक है हम उसको अपने साथ मिलाकर के रखते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब भी मैं कश्मीर कहता हूं तो इसमें पीओके को मान लीजिए कि मैं साथ ही कहता हूं, और पीओके अवैध रूप से पाकिस्तान द्वारा अपने पास रखा गया भारतीय भूभाग है। और कश्मीरी पंडितों के पलायन की सबसे बड़ी जिम्मेदार धारा 370 और धारा 35A थी, जिसे अब वर्तमान सरकार ने हटा करके कुछ मरहम लगाने का काम कर दिया है और एक मार्ग प्रशस्त किया है कश्मीरी हिंदुओं की घर वापसी के लिए। और मैं एक बात कह दूं, मैं इस समय एक प्रामाणिक ग्रंथ पढ़ रहा था जब आपने कहा कि इस पर चर्चा करनी है। यदि लोग कहते हैं कि एक तरफा है तो मेरा उत्तर मैं उनको ये उत्तर देता हूं कि ये कदापि एक तरफा नहीं है, ये सत्य है, सत्य रहेगा, अटल बृहद सत्य है। किस प्रकार से उस समय के राज्यपाल जगमोहन ने इन सभी घटनाओं के ऊपर एक प्रमाणित ग्रंथ लिखा, कश्मीर दहकते अंगारे, द टर्बुलेंस इन फ्रोजन कश्मीर के नाम से इंग्लिश में, और कश्मीर दहकते अंगारे उसका हिंदी अनुवाद। उसी की पृष्ठभूमि में 3 पंक्तियां लिखी हैं जो कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को ना केवल व्यक्त करती हैं अपितु उसकी दवा भी देती हैं। कहते हैं ऐसा हो गया और बार बार ऐसा होता है और ऐसा फिर होगा। कब तक होगा? जब तक हम इतिहास के सत्य को उसके सही परिप्रेक्ष्य में स्वीकार नहीं कर लेते और उसका निदान नहीं करते। इस मूल समस्या के निदान का प्रारंभ अब हो चुका है। धारा 370 अब इतिहास की बात हो चुकी है, धारा 35A इतिहास की बात हो चुकी है। और जो लोग ये कहते थे कि जिस दिन धारा 370 हट जाएगी उस दिन कश्मीर देश से हट जाएगा, उन्हें तो अब ये सत्य स्वीकार कर लेना चाहिए कि उनका ये कहना झूठ साबित हुआ। और जो ये कहते थे कि झेलम में खून की नदियां बह जाएंगी, तो उन्हें भी समझ लेना चाहिए कि अब खून की नदियां तब बहेंगी यदि फिर से कोई कश्मीरी हिंदुओं को वहां से पलायन करने के लिए अत्याचार करते हुए, और इतना निर्मम अत्याचार करते हुए जिसमें कि टिक्कू की हत्या की गई, जस्टिस गंजू की हत्या की गई, और ना जाने 10-20 कहानियां हैं उसके अंदर। लेकिन मैं तो कहूंगा कि वो भी टिप ऑफ आइसबर्ग है। यदि आपने कश्मीरी हिंदुओं के दर्द के उस पहाड़ को देखना है तो इस प्रमाणिक दस्तावेज को भी जरा पढ़ लेना कभी समय मिले, जिसका नाम है दहकते अंगारे। और प्रमाणिक रूप से इसलिए लिखा गया कि जब ये सब चीजें हुई उस समय राज्यपाल जगमोहन जी थे। तो इससे अधिक प्रमाणिक सत्य ग्रंथ कोई अन्य हो नहीं सकता है। हमें ऐसी फिल्मों को देखना चाहिए, अपने अतीत को, सत्य को पहचानना चाहिए। बिल्कुल। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, मनीष जी भी हैं और लास्ट हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन इस फिल्म को देखा, लेकिन आज सवाल ये उठता है कि इस फिल्म के अंदर जो मुख्य रूप से कल्प्रिट्स यानी विलन के रूप में दिखाए गए फारूक अहमद डार या यासीन मलिक,
आज भी भारत में मौजूद हैं, कश्मीर में मौजूद हैं, भाषण देते हैं, राजनीति कर रहे हैं। सब जानते हैं कि उन्होंने ये सब किया, लेकिन केंद्र में इतनी मजबूत सरकार होते हुए क्यों उन लोगों को फांसी पर नहीं लटकाया जाता? क्यों हम उन्हें पाल रहे हैं? क्यों इतने साल तक वो जेलों में आज भी हैं? जब सबको पता है कि वो इस सब चीज के लिए कल्प्रेट हैं, तो क्यों वो घूम रहे हैं? क्या ये हम लोगों के ऊपर कलंक नहीं है, उन सरकारों पे ऊपर कलंक नहीं है कि हम फिल्म देख रहे हैं, फिल्म में हमें सच्चाई पता चल रही है, सच्चाई सबके सामने है, लेकिन उसके जो करता धरता थे उस सबके उस नेता आज भी वो खुलेआम घूम रहे हैं? मनीष जी, आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, ये दुखद तो है जी, बहुत दुखद है। सबको सच्चाई पता है, सरकारों को सच्चाई पता है, जनता को सच्चाई पता है। वो लोग कभी पाकिस्तान में जाते हैं, उनको पाकिस्तान जाने का वीजा दिया जाता है, धरने पे बैठते हैं, वहां पर महमूद अजहर जैसे जितने आतंकवादी हैं उनके साथ मंच को साझा करते हैं। सरकारें इस चीज को देखती हैं और सब संगठन उस चीज को देखते हैं, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस चीज को उतनी तरीके से, जिस तरीके से हमारी सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, उस त्वरित कार्रवाई जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। सरकार को उसके कानून के परिप्रेक्ष्य में जाके देखना पड़ेगा कि किस प्रकार उन कल्प्रिट्स को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। अभी आप पूछ रहे थे कि कश्मीरियों के लिए सरकार क्या कर सकती है, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़े उनकी मांग आज के समय में यही होगी, जिन लोगों ने उनके बच्चों को मारा, जिन लोगों ने उनके माता पिता को मारा, जिन्होंने उनको बेघर किया, कम से कम उनको आज सजा मिलनी चाहिए। देश के कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे पहला जो काम हमारी सरकार को है इस दिशा में उठाना चाहिए। धारा 370 हटाया है, धारा 35A हटाई है, स्वागत करना चाहिए, परंतु उससे कश्मीरी पंडितों का भला नहीं हो रहा। कश्मीरी पंडितों का भला तब होगा जब उनको न्याय मिलेगा, उनकी जो छीनी गई प्रॉपर्टी उनको वापस मिलेगी, उनको वो स्थान मिलेगा। आपके माध्यम, कार्यक्रम के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि जितने भी इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी थी कश्मीर की, वो सब कश्मीरी पंडित थे। जितने IAS IPS जितने भी प्रशासनिक पदों पे थे, सब कश्मीरी पंडित इस कश्मीर के जो है ना प्रशासन को चला रहे थे। और पास्ट में भी हमने देखा है कि ये जो फिल्म में भी दिखाया गया है कि एक तरीके से बहुत बड़ा वर्ल्ड का एक एजुकेशन हब था, जहां पर पूरी दुनिया से लोग एजुकेशन लेने आते थे। उस कश्मीर का बेड़ा गर्क करने वालों को सरकार को जरूर सजा देनी चाहिए। अब मुझे लगता है कि धारा 370 हटने के बाद सरकार के कुछ राजनीतिक मजबूरियां थी, कुछ लिमिटेशंस थी, वो खत्म हो गई हैं। भारत सरकार जल्दी से जल्दी ऐसे जो वहां पर कोई ना कोई एक इस तरीके की इंक्वायरी बिठाए, और जिन लोगों ने इस काम को किया है और वो आज अगर खुलेआम कश्मीर में घूम रहे हैं तो उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए और उनके ऊपर मुकदमा चलाकर उनको सरेआम फांसी की सजा देनी चाहिए, जिससे कि इस तरीके की हिम्मत दोबारा इस देश के अंदर कोई ना कर पाए। जी बिल्कुल सही कहा। फारूक अहमद डार को 2006 के अंदर जो कोर्ट है उसने रिलीज किया था, यानी उसे छोड़ा था। तो छोड़ने के बाद जब वो कश्मीर पहुंचा तो उसे एक हीरो की तरह देखा गया। आज भी वो वहां पर मौजूद है, कश्मीर के अंदर है। यासीन मलिक, कौन नहीं जानता उसको? यासीन मलिक कभी भी भारत के खिलाफ आग उगलता है, कभी भी उसने ये नहीं माना कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। वो एक जिसे कह लीजिए वायुसेना का एक सिपाही था, उसको हत्याकांड को लेकर उसके ऊपर केस चल रहा है, लोगों को पता है, सब कुछ पता है। ये फारूक अहमद डार, जिसे बिट्टा भी इसमें दिखाया गया है इस फिल्म के अंदर, वो भी आज सरेआम घूम रहा है। नरेंद्र जी, आपसे 1 मिनट के अंदर आपसे जानना चाहूंगा वाइंड अप में कि क्या उन लोगों को सजा देना नहीं चाहिए? हम फिल्म देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपना इतिहास देख रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन जो वास्तव में आज प्रेजेंट हैं जो लोग, उनको हम कुछ भी नहीं कर रहे, उन्हें हम पाल रहे हैं जेल के अंदर, जैसे हमने कई साल कसाब को पाला। अमित जी, मैं एक बात निश्चित रूप से आपको स्पष्ट करूं कि मैं LLB भी की है, कानून का भी ज्ञाता हूं। राज्य का काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना। अभी तक धारा 370 और 35A हटने से पूर्व तक जितनी भी पूर्ववर्ती सरकारें रहीं, वह आतंकवादियों द्वारा पोषित या उनको समर्थन देने वाले रहीं, इसलिए उनके विरुद्ध कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जा सकी। एक और दूसरा, एक देश दो विधान, एक देश दो निशान, एक देश दो प्रधान, ये नारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय दिया था जब इस कश्मीर समस्या ने जन्म लिया था। तीसरा, अब चूंकि वहां पर भारत का संविधान पूर्ण रूपेण लागू होता है, तो निश्चित रूप से अब हम अपेक्षा कर रहे हैं, कर सकते हैं कि अब इन आतताइयों को, इन अपराधियों को उचित रूप से कानून के अनुसार दंड मिलेगा और अब लोग हिम्मत करके
सामने आएंगे और इनके विरुद्ध गवाहियां देंगे। और जो ये वीडियो के अंदर स्वीकारोक्तियां देते रहे हैं कि हाँ मैंने इतने सेना के अधिकारियों को या जवानों को मारा, तो इनको इनकी सजा मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी और मिल रही है। मैं ऐसा इसलिए कह देता हूं क्योंकि मृत्यु दंड में तो ये 1 मिनट में मर जाएंगे, अपने उस दर्द को न देख पाएंगे, न महसूस कर पाएंगे, न कश्मीरी हिंदुओं के विस्थापन के दर्द को महसूस कर पाएंगे। इन्हें पल पल तिल तिल करके जब सरकार जेल में सड़ा करके मारेगी, तभी इनको मैं कहूंगा कि सही मायनों में दंड दिया गया है। जी जिस प्रकार बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अभी भी सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति बिट्टा कराटे यानी फारूक अहमद डार 30 से ज्यादा कश्मीरी हिंदुओं को उसने इस समय पे मारा, यासीन मलिक जिसने बहुत सारे लोगों को उस समय इस सब चीज के लिए भड़काया और खुद भी एक व्यक्ति को मारने के पूरे पूरे सबूत हैं, जो कि भारतीय वायुसेना का एक कर्मचारी था। ये सब लोग आज भी कश्मीर के अंदर जहर फैला रहे हैं। जेकेएलएफ जैसी संगठनों के अध्यक्ष चेयरमैन बने बैठे हैं और सरकारें आज बात कर रही हैं, लेकिन फिल्म देख के हम कश्मीरियों का दर्द समझ रहे हैं। लेकिन हमें आवाज उठानी चाहिए कि ऐसे लोगों को फांसी चढ़ाया जाए, ऐसे लोगों को जेल में ना डाला जाए, ऐसे लोगों को आज दंड देने का समय आ गया है। हमारी सरकारों को ऐसे लोगों को उन फांसी पर ले जाने के बाद कश्मीरी पंडितों को सही में वास्तव में न्याय देने का समय है। फिल्म देख लेने भर से, उनसे संवेदना रखने से या ये जान लेने से कि इतिहास क्या होगा, तो वो गलतियों को हमें सुधारना चाहिए। ऐसे लोगों को हमें जेलों में पालना नहीं चाहिए। आप दोनों मेहमान इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, मनीष जी और नरेंद्र आहूजा जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, आज का बस मुद्दा इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।